हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएपी एमएम के बारे में कि ये क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में आपको किस तरीके से क्यों क्या आंसर देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज एसएपी एमएम के रिलेटेड सॉल्व हो जाए इंटरव्यूज के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एसएपी एमएम? अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आपको एक आंसर देना होता है, तो वो आप क्या आंसर दे सकते हैं? आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस डेफिनेशन को सिंपली बोल दीजिए। इसके आगे आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसी डेफिनेशन में आपने एसएपी एमएम के सारे वर्क बता दिए। एसएपी एमएम इज ए फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ एसएपी which monitors the material flow and ensures there will not be any shortage of material in the organization by executing certain processes and maintaining master and transactional data alone or by integration। इस पर्टिकुलर थ्योरी का बहुत बड़ा मतलब है और हम हर एक सेक्शन को डिस्कशन करेंगे, हर एक सेक्शन के बारे में। तो आप आपको कुछ पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे। एसएपी मैम इज कॉल्ड मटेरियल्स मैनेजमेंट। ये बहुत ऑब्वियस है, इसका इस मॉड्यूल का नाम ही आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट होता है। और ये एसएपी इसी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक एसएपी इसी सिस्टम में एक ये मॉड्यूल होता है। तो आप इस लाइन का मतलब समझिए। दिस मॉड्यूल डील्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, सेमी फिनिश, स्क्रैप मटेरियल, टूल्स, इटीज। देखिए, क्योंकि ये मॉड्यूल मटेरियल में ही डील करता है, इसलिए इसमें सभी तरह के मटेरियल्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और बेसिकली एक कंपनी के पास क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, वो सब एमएम मॉडल के थ्रू ही हम लोग मेंटेन करते हैं। और इसका एक मेन मोटो होता है कि ये कंपनी को एश्योरेंस देती है कि आपके यहाँ पर कभी भी किसी भी मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी। तो इस एमएम मॉड्यूल के थ्रू हम लोग मॉनिटर करके और बेसिकली मटेरियल्स को मेंटेन करके और डिफरेंट तरह की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक एश्योरेंस देते हैं कि आपके यहाँ पे कभी भी किसी मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी मटेरियल की शॉर्टेज होती है कहीं पे भी, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट कभी पड़ता है प्रोडक्शन सिस्टम पर। और किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्शन रुकता है तो वहाँ पे बहुत सारा लॉस होता है, उनको एक एक दिन का करोड़ों में लॉस होता है। तो कोई भी कंपनी कभी ये नहीं चाहती कि उसको मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से इतना लॉस हो। इसलिए एमएम मॉड्यूल एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड लाइन है, इट हैज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क अलोन और अलोंग विद अदर मॉड्यूल्स टू मेंटेन इनफ इन्वेंट्री स्टॉक इन स्टोरेज लोकेशन। देखिए, क्योंकि हमें मटेरियल हमेशा अवेलेबल रखना होता है, इसलिए हमें बहुत सारी प्रोसेसेस को डिजाइन करना पड़ता है, उनको बैकग्राउंड में रन भी करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेसेस हैं केवल एमएम बेस्ड भी हो सकती हैं, या फिर हमें इनके लिए इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रोसेस करते हैं किसी अदर मॉड्यूल के साथ, जैसे एमएम एक मॉड्यूल है और इसके साथ कोई मॉड्यूल अदर मॉड्यूल जैसे कि एसडी सेल्स है या फिर आपका फाइनेंस है, इनके साथ मिलकर अगर हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी मटेरियल की इन्वेंटरी को मेंटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये अलोन भी टास्क किसी को परफॉर्म कर सकता है, या फिर हम लोग किसी का अदर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन करके भी किसी भी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। प्लीज इन सभी लाइंस को याद रखिएगा। अब ये फोर्थ लाइन है, एसएपीएम कंसल्टेंट गोइंग टू डिजाइन कॉन्फ़िगर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी भी कंपनी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उनके कितने प्लांट्स हैं, कितनी स्टोरेज लोकेशन है, कौन कौन सी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वो रखते हैं अपने यहाँ पे, कितने वेंडर्स हैं उनकी, कितनी उनकी आ, आ, उनके हेड ऑफिस की लोकेशंस हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस को अपनी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, किस टाइप के मटेरियल वो रखते हैं, ये सब जो डेटा है इसको हम किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। तो हम एम जो कंसल्ट होते हैं वो हमेशा मटेरियल की साइड से जो कुछ भी प्रोसेस हो सकती है, मटेरियल के मॉनिटरिंग को लेके, उसकी मेंटेनेंस को लेके और कहाँ कहाँ से उसको परचेज किया जाता है, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसको डिजाइन और कॉन्फ़िगर करके। नाउ, पर एक चीज है
but the entire cycle of procurement will be performed by the SAP MM end user. देखिए, कोई भी कंसल्टेंट जो आपका वर्क करता है वो करता है बैकएंड में, डिजाइन करता है किसी भी चीज को, पर एट द एंड जो आपका क्लाइंट है, उसकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है, उसका जो एम्प्लॉय है, वही प्रोक्योरमेंट का साइकिल फॉलो करेगा। यानी कि परचेज ऑर्डर वगैरह, गुड रिसीट वगैरह, इनवॉइस वगैरह, वो आपका एंड यूजर ही जनरेट करता है। पर अगर उसकी उस साइकिल में कोई दिक्कत आती है, तो एक कंसल्टेंट उस सिस्टम की डिजाइन में अगर जो भी दिक्कत होगी इसको रिजॉल्व करेगा। आप याद रखिएगा इन सब चीजों को। दिस मॉड्यूल्स कम्स अंडर परचेज डिपार्टमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो सारा का सारा आपका कंसल्टेंट डिजाइन करेगा और एंड यूजर उसको परफॉर्म करेगा। सो वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, रॉ और फिनिश्ड, और कोई भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। देखिए, हम लोग सर्विसेज भी परचेज करते हैं। सर्विसेज का मतलब, जैसे हमारी कोई मशीन है, अगर वो खराब हो गई है, तो ब्रेक डाउन कर गई है, तो उसको हमारे ठीक करवाना, ये भी आपके कंसल्टेंट के अंडर ही आता है। अगर आपको उसको रिप्लेस करके कुछ नई मशीन खरीदनी है, तो भी कंसल्टेंट के अंदर ही आएगा ये सारा डिजाइन। ओके, आप इस चीज को यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। इन दिस मॉड्यूल वी विल मेंटेन द इन्वेंट्री स्टॉक बाय इट्स नेचर ऑफ यूज एंड नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब देखिए, नेचर ऑफ यूज का मतलब होता है किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे टाइप के मटेरियल होते हैं। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल होगा जिसके बेसिस पे आपका कोई प्रोडक्ट बनता है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब होता है जैसे आपकी कंपनी को कुछ टेबल, कुर्सियां, मेज, लैपटॉप, फर्नीचर, ये कंपनी तो प्रोड्यूस नहीं करती। कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लैपटॉप तो मैन्युफैक्चर करेगी नहीं, टेबल्स तो मैन्युफैक्चर करेगी नहीं, आपको ये सब चीज बाहर से परचेज करना पड़ता है। तो वो नेचर ऑफ यूज क्या है उसका, किस लिए यूज करना है, ठीक है। तो हम इन्वेंट्री को उस टाइप से मेंटेन करते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट मींस कि आपने उसे इंडिया से खरीदा है या बाहर से खरीदा है, या फिर उसको आपने किसी स्पेशल कैटेगरी के अंडर खरीदा है। जैसे कि आपके बहुत सारे टाइप के स्टॉक होते हैं, पाइपलाइन होते हैं, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक होते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक होते हैं। तो आप कौन सा साइकिल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वेंट्री आपकी इसी तरीके से मैनेज की जाती है। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये सब बातें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आप बस इन लाइंस को याद रखिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है वैल्यूएटेड स्टॉक और नॉन वैल्यूएटेड स्टॉक। ये नेचर ऑफ यूज और नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। अभी आप एग्जांपल को याद रख लीजिए, क्योंकि मैं वैल्यूएटेड स्टॉक और नॉन वैल्यूएटेड स्टॉक को एक सिंगल क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टॉक में ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विद एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज अ प्राइस मूवमेंट, मोमेंट टाइम एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए, जब भी आप कोई मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको वेंडर को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके साथ आपका कोई ना कोई प्राइस एसोसिएट होगा। और जब आप किसी मटेरियल को अपनी कंपनी के अंदर प्लेस करते हो, तो मोमेंट टाइम उसमें हेल्प करता है कि आप उसको अपने स्टोरेज लोकेशन में प्लेस कर रहे हो, या फिर आप उसको वेयर हाउस में प्लेस कर रहे हो, या फिर उसको स्क्रैप में डाल रहे हो, या फिर उसको ब्लॉक स्टॉक में डाल रहे हो। तो मोमेंट टाइम आपको उस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज होता है कि जो कंपनीज की जर्नल एंट्रीज होती है, यानी कि आपने कहाँ कहाँ जाके कितना कितना अमाउंट, मतलब सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो लेन देन का हिसाब होता है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द ट्रांजेक्शन डाटा विल बी सेव्ड इन द स्पेसिफिक डेटा फाइल्स। देखिए, डेटा टेबल्स क्या होती हैं। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उसकी एक हिस्ट्री बनती है। वो हिस्ट्री आपकी सिस्टम में सेव होने के लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होती है। वो लोकेशन आपकी होती है डेटा टेबल्स के अंदर। यानी कि आपकी प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री हो सकती है आपकी कंपनी की, वो सारी की सारी इन डेटा टेबल्स के अंदर सेव होती है। आपको समझ में आएगा जब हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव इसकी जब करेंगे, जैसे टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट का जो थोड़ा बहुत वर्क होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। देन आपको ये डेटा टेबल्स समझ में आएंगी, और आई एम श्योर आपको अच्छी तरीके से आएंगी। So it helps to track the record of materials included in different transactions. By this way, it's really easy to obtain the data in real time and saves a lot of time of the organization. सिंपल इस लाइन का इतना ही मतलब है कि जो आपने डेटा टेबल के अंदर सेव कर लिया, तो जब आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके रखा है, तो आप उसको ढूंढ भी बहुत आसानी से सकते हैं।
इस लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है, पर आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं अपने इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इतना डिटेल वीडियो आपको कोई भी नहीं देगा एसएपी एमएम के बारे में। The benefit of this module is that every department can have the real-time status of inventory present in the storage location. जैसे ही आप किसी ट्रांजेक्शन को रन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन जब आपका कंप्लीट होता है, तो इंस्टेंटली उसका सारा डेटा आपके डेटा टेबल के अंदर जाके सेव होता है। और जब डेटा टेबल के अंदर जाके सेव होता है तो अलग अलग जो आपकी, क्योंकि ये इंटरकनेक्शन होता है आपकी अलग अलग फील्ड्स के साथ, यानी कि आपकी जो स्टोरेज लोकेशन का जो फिजिकली प्रेजेंट आपका स्टॉक है जो आपके स्टोरेज लोकेशन में दिख रहा है, वो भी एसएपी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं सेव होगा। तो जब आप ट्रांजेक्शन रन करते हैं तो इंटरलिंक होके वो आपकी फिजिकली जो मटेरियल है वो आपका शो करने लग जाता है आपके एसएपी सिस्टम के अंदर, और वो जो कलेक्टिव डेटा है वो आपका डेटा टेबल के अंदर सेव हो ही रहा है। तो इंटरलिंक से क्या होगा कि आपको रियल टाइम की अपनी इन्वेंटरी की लोकेशंस पता चलती रहेगी। ठीक है, आप स्टेटस ले सकते हैं कि हमारे पास कितना माल बचा है, कितना माल हमारे पास हमें मंगाना है। ठीक है, इन दिस मॉड्यूल वी हैव टू मेंटेन मास्टर डेटा एज वेल ट्रांजेक्शन डेटा। देखिए ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है बताने की। दिस मॉड्यूल इज हाईली इंटीग्रेटेड विद अदर मॉड्यूल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आप जब किसी और मॉड्यूल के साथ काम करते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें जैसे कि एस डी फीको क्यू एम पी पी, तो हमारा जो एम एम मॉड्यूल है वो मटेरियल्स में डील करता है, पर सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो भी तो हमारा एंड प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो भी एक तरह का मटेरियल है, उसे भी हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी कि सेल्स को भी जरूरत पड़ेगी मटेरियल्स की। फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन रन करते हैं तो उनकी जब जर्नल एंट्रीज जनरेट होती हैं, जो उनकी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है, उसमें भी मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी क्वालिटी अगर कोई भी डिपार्टमेंट चेक करना चाहता है तो वो मटेरियल की ही होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज़ का होगा तो ऑलरेडी बात है कि उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, यानी कि उसको भी हम लोग ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, वेयर हाउस जहाँ पे मटेरियल प्लेस किया जाता है, तो एटलीस्ट वहां पर भी मटेरियल की जरूरत ही पड़ेगी। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हमारे एमएम मॉड्यूल के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि मटेरियल्स को हम लोग ही मेंटेन करते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों के साथ ये पर्टिकुलर मॉड्यूल इतने हाईली इंटीग्रेटेड क्यों है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, एसटीओ प्रोसेस, अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस, एमआरपी, बैच डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छे से आगे से अब हम लोग सब कुछ समझेंगे, अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया है तो। नाउ सब मॉड्यूल्स और ब्रांचेस ऑफ एसएपी। देखिए, प्राइसिंग है सबसे पहला, प्रोक्योरमेंट है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। तो प्राइसिंग मतलब आपके एक सिस्टम के अंदर किसी भी मटेरियल को प्राइसिंग को आप कैसे डिसाइड करते हो, दैट कम्स अंडर प्राइसिंग। इसके लिए हमारा इंडिविजुअली एक प्राइसिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कंडीशन टाइप्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। जैसे में हमारे आपके वेजेस हो सकते हैं, किसी मटेरियल के एक्चुअल प्राइस हो सकता है, कितना भाड़ा लग रहा है उसका, कितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो सब कुछ इस प्राइसिंग के अंदर आता है। प्रोक्योरमेंट में आपकी, यानी कि खरीदना, कौन कौन सी प्रोसेसेस आ रही है, यानी कि आप पी टू पी साइकिल के अंदर, प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आउटलाइन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होता है, देन हमारा एसटीओ प्रोसेस होता है, थर्ड पार्टी प्रोसेस होता है हमारा, देन हमारा आता है आपका कंसाइनमेंट प्रोसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, पाइपलाइन जो प्रोसेस होता है हमारा, आरटीपी प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, किस तरीके से हम अलग अलग मटेरियल्स को खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी होता है, जिसमें हम किसी सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी इसी पार्ट के अंदर आता है। हम इन सारी प्रोसेस को देखेंगे, फिजिकली देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर। नाउ मास्टर डेटा मैनेजमेंट। मास्टर डेटा मैनेजमेंट का मतलब, नाउ मास्टर डेटा मैनेजमेंट, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर दो टाइप के मेंटेन कर रहे होते डेटा, एक तो ट्रांजेक्शनल, एक मास्टर। तो ट्रांजेक्शनल डेटा जो आपका जनरेट होता है वो सारा सारा प्रिक्योरमेंट से होता है, पर मास्टर डेटा जो आपका जनरेट होता है वो आपको परमानेंट रखना पड़ता है सिस्टम के अंदर, और ये क्लाइंट का डेटा होता है। जैसे कि आपके कितने वेंडर्स हैं, कितने मटेरियल्स आप यूज करते हो, आप मान लीजिए 1000 नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज करते हो, आपको सारा का सारा उसका डेटा रखना पड़ेगा।
आप हजारों वेंडर से परचेज करते हो, उसका डेटा रखना पड़ेगा। आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वो आपको रखना पड़ेगा। सोर्स लिस्ट आप मेंटेन करते हो, वो रखना पड़ेगा। आपको कोटा अरेंजमेंट है, उसको भी रखना पड़ेगा। तो जितने भी मास्टर डेटा आपकी किसी कंपनी में हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ एमएम से रिलेटेड, वो हम इस एमडीएम के अंडर मेंटेन करते हैं। नाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये आपका बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, जिससे कि आप एक्चुअल में कितना कंपनी के अंदर प्रेजेंट है फिजिकली, और कितना आपका सिस्टम पे शो कर रहा है, उस चीज का डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको कोई इन्वेंट्री शॉर्टेज है, आपको वो इन्वेंट्री अलग अलग तरीके से मेंटेन करनी है, यानी कि आप उसे विदाउट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हो सकती है। ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि हमें कब किस टाइम पे कितने मटेरियल की जरूरत है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है हमारे में कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। तो उससे हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें कुछ टाइम के बाद कितने सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हम इन सारी की सारी प्रोसेसेस को एक्चुअली एसएपी में रन करेंगे जब ये हमारे सामने आएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एसएपी एमएम, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके। आई होप आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई वेंडर है और ये हमारी कंपनी का बायर है, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है। इन्होंने इनसे रॉ मटेरियल खरीदा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो इनको पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, वेंडर को कर दिया। ये हमारे, जब वेंडर हमारी किसी कंपनी का पार्ट नहीं होता, ये आउटसाइड ऑफ द कंपनी होता है, इससे हमेशा सिर्फ मटेरियल खरीदते हैं और हमारा काम खत्म। नाउ ये रॉ मटेरियल जाएगा आपके प्रोडक्शन हाउस में। प्रोडक्शन हाउस इसका प्रोड्यूस करेगा फिनिश गुड्स। देन सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको ऑब्वियस सी बात है आपके कस्टमर्स को बेचेगा। कस्टमर से पैसा आपके आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका ये बताएगा कि हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है। तो आप इस साइकिल को देख रहे हो कि जब तक आपने मटेरियल को परचेज नहीं किया, आपकी कंपनी का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है। तो विदाउट, अगर मटेरियल नहीं होगा यहाँ पर, रॉ मटेरियल आपने अगर परचेज नहीं किया है, तो क्या ये आप सारी प्रोसेसेस कर सकते हैं? विदाउट मटेरियल किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एसएपी एमएम जो मॉड्यूल है, वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो हमेशा 100% मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करती है। आप आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें या रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, वो अलग है, वो अलग मैटर है। पर अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एसएपी एमएम उसका बैकबोन है। ठीक है। ये कुछ लाइंस हैं, आप इनको पढ़ के भी समझ सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको बता दिया वही उसका मतलब है। A manufacturing company should have smooth production, and for it, it must have enough amount of raw material. Okay. If anyhow there is a shortage of material, then production will be stopped, due to which there will be shortage of the company's product in the market, due to which sale will go down. So the income of the company will go down, because of which there will not be enough money to operate the company. So there will be cost cutting, and ultimately it will be default to shut down. जो कि मैंने आपको बताया exactly वही है. So SAP MM will never let that happen to any company because of its real-time approach and tight integration with the other modules. Its main motto to always maintain always enough amount of stock inventory into the plant store location. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ों को। तो आई थिंक आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा कि SAP MM किस चीज़ में डील करता है, क्या क्या हम इसमें प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है। इसके कौन कौन से सब मॉड्यूल्स हैं, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में आपको कौन सी डेफिनेशन बोलनी है। तो ये जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में आपकी बहुत सारे डाउट्स मैंने आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपकी अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग या फिर क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी रखनी है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं।